नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। दिल्ली एनसीआर की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 की। जी हां, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 में बायोमेट्रिक सैंपल के साथ बायोलॉजिकल सैंपल लेने का भी प्रावधान लाया गया है। सरकार के मुताबिक अपराधियों पर लगाम कसने और उनसे 2 कदम आगे रहने के लिए ये बिल लाया गया है। इससे जांच एजेंसियों की शक्ति बढ़ेगी और अपराधियों पर अंकुश लग सकेगा। बता दें कि अपराधियों की हर पहचान का रिकॉर्ड रखने के लिए से जुड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर बिल लोकसभा में पारित हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि क्रिमिनल प्रोसीजर बिल से पुलिस अपराधियों से 2 कदम आगे रहेगी, साथ ही इससे पीड़ितों की अधिकारों की भी रक्षा हो सकेगी। तो आपको बता दें कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसीजर को भी अब हामी भर दी गई है। क्रिमिनल बिल पास हो गया है, लोकसभा में पारित हुआ है। इस पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि इस बिल को लाने से जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलने की तरफ एक और कदम बढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम जो है चर्चा इस बिल को लेकर की गई है। क्रिमिनल बिल से पास हुआ है और उसको लेकर गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि इससे अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश जारी रहेगी। बायोलॉजिकल सैंपल का प्रावधान इस बिल में किया गया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में क्रिमिनल बिल जो है वो पारित हो गया है और ऐसे में इस बिल में क्या कुछ प्रावधान है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अपराधियों की हर पहचान का रिकॉर्ड रखने वाला क्रिमिनल प्रोसीजर बिल लोकसभा में पारित हो गया है। आपको बता दें कि इस बिल के माध्यम से अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चर्चा का जवाब देते हुए कहा गया कि ये कानून उसी पर लागू होगा जिसे 7 साल की सजा हुई है। यानी कि अपराधियों की हर पहचान का रिकॉर्ड रखने वाला क्रिमिनल प्रोसीजर बिल लोकसभा में पारित हुआ। बिल पारित करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून इसी पर लागू होगा जिसे 7 साल की सजा हुई है। शाह ने कहा कि बिल को लेकर 21 से ज्यादा सांसदों ने विचार रखे। शंका की दृष्टि से कुछ सदस्यों ने बिल के बारे में कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये बिल दुरुपयोग के लिए नहीं बल्कि समय के मुताबिक लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो मानव अधिकार की दुहाई की बात कर रहा है तो उनका दूसरा पक्ष भी समझना चाहिए। जो कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं उनकी चिंता करेंगे। दिल्ली पुलिस लगातार अपने परिवार में नए जवानों को शामिल कर रही है। दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में DANIPS रैंक के पुलिस अधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही इस दौरान दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसके बाद कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर ट्रेनिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राकेश अस्थाना ने सभी उत्तीर्ण
सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी और दिल्ली पुलिस की तरफ से आतंकवाद, नागरिक सुरक्षा और कमजोर वर्ग, कानून और व्यवस्था, वीवीआईपी सुरक्षा और यातायात संचालन जैसे कार्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पुलिस आयुक्त ने उम्मीद जताई है कि सभी पुलिसकर्मी बहुत ही साहस, निडरता और शांति के साथ सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान DNIFPS रैंक के पुलिस अधिकारियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनके साथ साथ बाकी अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। पासिंग आउट सेरेमनी जो हुई उसमें आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से जो पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ है। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। लोकसभा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम इस विधेयक को लेकर आज विधेयक बिल को लेकर राज्यसभा में पेश होने के दौरान अमित शाह तीनों MCD की मंजूरी को लेकर बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि तीनों निगमों को एकीकृत करने की प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 1.5 साल या 2 साल का वक्त लग सकता है, यानी कि MCD चुनाव करीब 1.5 से 2 साल तक नहीं करवाए जाएंगे। MCD एकीकरण की प्रक्रिया पूरा होने तक केंद्र सरकार के मार्फत स्पेशल अफसर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि चुनाव होने या फिर नई व्यवस्था तक MCD पूरी प्रक्रिया और कार्रवाई को संचालित करने का काम करेंगे। ये स्पेशल अफसर IAS अफसर या फिर रिटायर्ड IAS अधिकारी भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की तीनों MCD 18 अप्रैल से पहले ही भंग हो सकती हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जयप्रकाश हैं, पूर्व मेयर हैं दिल्ली MCD से पूर्व मेयर रहे हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। नमस्कार, आपका भी स्वागत है जी। अगर आज देखा जाए इसको लेकर जैसे ये कहा जा रहा है कि बिल पेश होगा और उसके बाद फिर भंग हो जाएगा और आगे चुनाव जो है वो 1.5 से 2 साल तक के लिए टल सकते हैं, तो क्या पूरी प्रक्रिया ये रहेगी और किस तरीके से आप इस पर बता पाएंगे हमें? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दिल्ली है वो देश की राजधानी है जी, और राजधानी होने के कारण इसकी जो निकाय है वो मजबूत होनी चाहिए। और पिछले 7 वर्षों में दिल्ली की वर्तमान सरकार केजरीवाल ने निकायों को लगातार कमजोर किया, जिसके कारण से तीनों निगमों का एकीकरण का फैसला लिया गया जी। ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, वहां से पास हो गया है। राज्यसभा में चर्चा होगी, वहां से भी पास होगा। उसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा और नोटिफिकेशन हो जाएगा। और तीनों निगम 18 मई तक सभी पार्षद अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि सबने 18 मई को शपथ ली थी। उसके बाद जो व्यवस्था केंद्र सरकार बनाएगी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, वो इसको मॉनिटर करेंगे और तीनों निगमों के सभी जो डिपार्टमेंट है उनको सबको क्लब कर दिया जाएगा जी। और लगातार आगे काम होगा। जैसा कि सबको पता है कि जब एकीकरण होगा तो कुछ वार्ड कम होंगे, तो उसका सभी वार्डों का दोबारा से डिलिमिटेशन होगा जी। उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत उनकी सबकी बाउंड्रियां तय होंगी, सबके एरिया तय होंगे, सबकी वोटर समान हो, जनसंख्या समान हो, उस पर काम किया जाएगा। तो उस प्रोसेस में जितना समय लगेगा। जब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा फिर उसको पब्लिक डोमेन में पेश किया जाएगा कि अगर जनता को, क्षेत्र के लोगों को कोई अगर उसमें ऑब्जेक्शन है या पॉलिटिकल पार्टी को उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ एरिया घटाना है, बढ़ाना है, जब वो सब ऑब्जेक्शन आ जाएंगे और
क्लियरिटी हो जाएगी, उसके बाद सारा एकीकरण का डिलिमिटेशन का कार्य पूरा होने के बाद फिर एक निगम होने के बाद फिर चुनाव होंगे और दोबारा से दिल्ली एक बेहतर निगम पा पाएगी जिसके अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। जी जयप्रकाश जी, इससे अगर हम ये कहें तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कम से कम 2 साल लग सकते हैं दोबारा अब चुनाव होने में फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी प्रोसेस में समय लगेगा जी, हाँ मैं उस प्रोसेस वक्त की बात कर रही हूँ कि सब पॉलिटिकल पार्टियों को से राय लेनी है। जी जी, तो सभी सर्वदलीय बैठक होगी, सबके साथ बैठ के चर्चा होगी, वो एक कमेटी गठित होगी, तो उसमें जो प्रोसेस में चाहे 6 महीने लगेगा, चाहे 4 महीने लगे, चाहे 2 महीने फालतू लगे, वो तो समय लगेगा क्योंकि पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन जैसे प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद दिल्ली को एक निगम मिल जाएगी, दिल्ली नगर निगम, और फिर चुनाव घोषित हो जाएंगे। जी, जैसे अभी आप प्रोसीजर समझा रहे थे, अगर हम देखें ये भंग होने के बाद जो कार्यशैली रहेगी उसका क्या कुछ रहेगा फिर? नहीं, निगम की कार्यशैली वही रहेगी। सब तीनों निगम के अंदर 12 जोन है, तो 12 जोन है, 12 जोन के 12 डीसी रहेंगे। अभी हमारे 3 कमिश्नर हैं, तो वो तीनों कमिश्नर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उसको सहयोग करेंगे जी। और बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे सैनिटेशन है, चाहे हेल्थ है, या और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग विभाग के डिपार्टमेंट है, ऐसे लगभग 32 डिपार्टमेंट नगर निगम के हैं। उनके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, वो सब उनके अंतर्गत काम करेंगे। लेकिन वो जब डिपार्टमेंट सब एक हो जाएंगे तो उससे खर्चा भी बच जाएगा। अभी 3 हिस्सों में वो काम होता है, फिर एक जगह होगा तो खर्चा भी बचेगा और अच्छे से काम होगा। और जो हमारे इस समय चुने जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात भी सुनी जाएगी, ताकि वो एरिया में की कोई प्रॉब्लम्स है, शिकायत है, तो अपने एरिया के डीसी और जो हमारे इस समय कर्मचारी हैं उनके सहयोग से लोगों का भला कर सके, उनकी शिकायतों को पूरा करा सके। जी, और अगर जब एकीकरण होगा तो विशेष अधिकारी एमसीडी किस कमान संभालेगा? बिल्कुल वही संभालेंगे, क्योंकि जब एक हो जाएगा तो एक तो आदमी चाहिए ना जो उनको हेड करेगा, क्योंकि अभी तो 3 निगम है तो 3 कमीशन है। जब दिल्ली बड़ी हो जाएगी तो एक सीनियर लेवल का ऑफिसर वो उसको लीड करेगा। जी, अगर पूरे इसको जैसे अभी ये देखा जाए, क्योंकि लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव ना कराने के डर से ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कदम बेहतरी के लिए उठाया गया है। तो इसमें जो राजनीति भी कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर बहुत तेज हो रही है। देखिए, दिल्ली में जब तीनों निगम की थी, ट्राइफिकेशन किया था, तो उसमें की निवर्तमान सरकार ने, जो सीधी सरकार थी, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी कि तीनों निगमों को समय समय पर फंड्स उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन उन्होंने किया। वो हर 5 साल में वो आयोग बैठेगा, और क्योंकि दिल्ली बढ़ता हुआ शहर है, देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, उनका सबका स्वागत है। तो जो मूलभूत सुविधाएं है, सीवर है, पानी है, सड़क है, खरंजा है, छोटी नालियां हैं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं, स्कूल है, पार्क हैं, उन सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा वो पैसा दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि थर्ड जो डीएफसी थी उसकी 800 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार ने रोक लिया। फिर डीएफसी की जो सिफारिश थी वो उन्होंने मानी नहीं, फिर डीएफसी की सिफारिश को उन्होंने विधानसभा के पटल में रखने के बाद उसको लागू नहीं किया। उसके कारण से जो दिल्ली तीनों निगमों को लगभग 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से मिलना चाहिए था, वो उन्होंने दिया नहीं, और उसके कारण से दिल्ली का डेवलपमेंट रुक गया। जो दिल्ली की जनता है उनको, अगर उनकी पहली सीढ़ी क्या है, अगर उनकी जरूरत है तो वो उनको नगर निगम है। अगर नगर निगम कमजोर हो जाएंगी तो दिल्ली को हम कैसे बेहतर दिल्ली बनवाएंगे? दिल्ली में हमारे पूरे देश के लोग भी आते हैं और विदेश के लोग भी आते हैं, और यहाँ पे 2.5 लाख कर्मचारी रोज सड़कों पर खड़ा रहता है वेतन के लिए, रिटायर्ड कर्मचारी ने पेंशन के लिए खड़ा रहता है, गली मोहल्ला में जो रिपेयरिंग होनी है, जो काम होना है, वो फंड से ना होने के कारण से हो नहीं पाते। तो इसके कारण से दिल्ली इस समय अस्त व्यस्त हो गई है, और दिल्ली सरकार सिर्फ एमसीडी के ऊपर बात डाल करके अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास करती है। जैसे भी बारिश आएंगी सारे नाले जाम हो जाएंगे। अब दिल्ली में 5 बड़े नालों में 4 बड़े नाले दिल्ली सरकार के हैं,
लेकिन उनको इतना ही कहना होता है कि एमसीडी ने सफाई नहीं की। तो जब फंड्स होंगे तो सभी एजेंसी, सभी अधिकारी अच्छे से काम कर पाएंगे और लोगों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे। जी, चलिए जयप्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और चर्चा का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले अब जब निगम भंग करने की बात चल रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि एक विशेष अधिकारी पूरे कामकाज को संभालेगा और ऐसे में जब बिल पेश होगा 18 अप्रैल से पहले ये भंग हो सकते हैं और किस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहेगा, वो हमारे साथ पूर्व मेयर जुड़े थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जेठड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि एसीपी मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण की टीम ने आरोपियों को गंगानगर और हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस को आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 1 करोड़ की रंगदारी को लेकर एक रियल एस्टेट कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग करने का आरोप भी लगाया गया, जिसमें रियल एस्टेट कारोबारी के दोनों पैरों पर 2 गोली लगी थी और पुलिस के मुताबिक जो सभी आरोपी थे वो वारदात के बाद से फरार चल रहे थे, जिसके बाद सेल की टीम आरोपियों से पूछताछ कर अन्य राज्यों में छिपे काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के बारे में जानकारी जुटा रही है। दिल्ली वालों पर और देशवासियों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ रही है, जहां भारतीय तेल कंपनियों ने मंगलवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। दोनों के दामों में 80-80 पैसे का प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। बता दें कि भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट दी गई है उसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, जिसके साथ अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में अब पेट्रोल 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। साथ ही बता दें कि 2 हफ्ते में 13 बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आ चुका है। 22 मार्च से ये बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ 2 हफ्ते में अब तक दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एएटीएस टीम ने एक ऑटो लिफ्टर नरेश और 2 रिसीवर अमरजीत और मुजीर अहमद को गिरफ्तार किया। साथ ही मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे ने बताया कि इन गिरफ्तारी के साथ ही इनके कब्जे से चोरी की 6 कार बरामद की गई हैं। इसके अलावा ऑटो चोरी के 6 मामले भी सामने आ चुके हैं। बता दें कि इनकी जानकारी पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी। उसके बाद पुलिस ने खाली जगह पर जाल बिछाया। कुछ देर बाद सरिता विहार की तरफ से एक बलिनो कार आती दिखाई दी। मुखबिर ने उस कार की तरफ इशारा किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने कार को रोका। उसके बाद कार में सवार लोगों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों से कार के स्वामित्व के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन उनमें से कोई भी वांछित दस्तावेज नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली में लोगों को सिम कार्ड की केवाईसी अपडेट कराने और पेंशनर्स की पेंशन ऑनलाइन अपडेट करने के लिए मैसेज भेजकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का साइबर क्राइम की टीम ने पर्दाफाश किया। बता दें कि गिरोह के 2 शातिर ठगों को सोमवार के सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम टीम ने दिल्ली में पकड़ा। इन दोनों के पास से इन दोनों का जामताड़ा सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसे साइबर फ्रॉड का हब कहा जाता है। साइबर सेल को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। उनके अनुसार ये दोनों अब तक हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। फिलहाल इनके साथियों के बारे में टीम जानकारी जुटाने में लगी हुई है।
लगातार तेजी के बाद आए मुनाफा वसूली के प्रेशर में मंगलवार को घरेलू बाजार शुरुआती कारोबार में ही रेड जोन में चला गया। आपको बता दें कि बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ने शुरुआती कारोबार में पिछले कुछ दिनों में लगातार आई तेजी को खो दिया है और सेंसेक्स 100 अंक के ज्यादा की गिरावट पे चला गया। वहीं सेंसेक्स प्री ओपन सेशन में मजबूत बना था और सिंगापुर में एसजीएक्स निफ्टी भी बढ़त में कारोबार शुरू होने के संकेत दे रहा था। हालांकि कारोबार शुरू होने के चंद मिनटों से ही सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा गिर गया। सुबह 9:20 तक सेंसेक्स करीब 120 अंक गिरकर 60,500 अंक के नीचे आ चुका था। साथ ही निफ्टी भी करीब 24 अंक गिरकर 18,030 अंक के आसपास ट्रेड कर रहा था। दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद गर्मी फिर से अपना रंग दिखाने लगी है। बता दें कि राजधानी में पारा एक बार फिर से 40 के पार पहुंच गया। हालांकि रात में ठंडी हवाएं चलने से कुछ राहत जरूर मिली। वहीं राजधानी में पिछले 3 साल में अप्रैल में एक हीट वेव डे रिकॉर्ड नहीं किया गया। हालांकि इस साल मंगलवार को दिल्ली में लू चलने की संभावना है। साथ ही बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अप्रैल में दिन सामान्य से ज्यादा गर्म होने की संभावना है। राजधानी के 4 मौसम केंद्रों ने शनिवार को ही हीट वेव से लेकर भीषण हीट वेव की स्थिति दर्ज की। मौसम के लिए बेस स्टेशन सफदरजंग में हालांकि इस मौसम में अब तक लू दर्ज नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि पारा 40 के पार पहुंच गया है। गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और अभी से हीट वेव का खतरा भी लोगों को सताने लगा है। गर्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज का दिन दिल्ली में काफी गर्म रहने के आसार हैं। लू के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। पारा 40 के पार पहुंचने लगा है और ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाए रखने के लिए तरह तरह के लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं। कहीं लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके अपने आप को गर्मी से बचा रहे हैं तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना अभी से कम कर दिया है दोपहर में। राजधानी दिल्ली में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कई तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बाहरी जिला दिल्ली के उपायुक्त समीर शर्मा की तरफ से बाहरी जिले में 1 हफ्ते तक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाहरी जिले में बढ़ते अपराध को देखते हुए हिस्ट्री शीटर, अवैध शराब तस्कर और ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों के खिलाफ हर हफ्ते तक एक स्पेशल मुहिम चलाई जाएगी और हर थाने को अपने अपने क्षेत्र में लोगों पर कार्रवाई करने के टारगेट दिए गए हैं, जिसके चलते जिले में बढ़ते संगठित अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बाहरी जिले के तमाम थानों के पुलिस स्टाफ में कार्रवाई करते हुए पिछले 7 दिनों में कुल 46 आरोपियों को अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया, जिनकी गिरफ्तारी से 2 देसी पिस्तौल, 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस, 18 खाली कारतूस, 9 बटनदार चाकू, 24.38 ग्राम स्मैक, 3,537 क्वार्टर शराब, 9,270 रुपए नकद और 1 कार और 2 बाइक भी जब्त की गई हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।